हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रसन्न प्रकाश में। तो आज के वीडियो सेशन में हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर 4 होगा ये, जो कंटिन्यूशन पार्ट है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का, ठीक है। हम लोग इससे पहले वाले लेक्चर में न्यूक्लियस डिस्कस किए थे। तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई एनिमल सेल है तो उसमें डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस होगा, और अगर वो इंटरफेज में है, व्हेन सेल इज अबाउट टू डिवाइड, क्रोमैटिन, ये क्रोमैटिन है, ये क्या है, क्रोमैटिन है, समझे। ये प्रेजेंट होता है G1 में, S में और G2 में, यानी कि किस में, इंटरफेज में पाया जाता है। यानी किस में पाया जाता है, इंटरफेज में, इंटरफेज, ठीक है। When cell is about to divide, chromatin material condense to form chromosome। तो जब सेल डिवीजन स्टार्ट होना चालू होगा तो हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो डिसइंटीग्रेट होना चालू हो जाता है। प्रोफेज में क्या होता है, कैन डांस, पप्पू कैन डांस, साला, क्रोमैटिन कंडेंसेशन, सेंट्रोइलर मूवमेंट, डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डिसअपीयरेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेल। जैसे प्रोफेज की बात करें, अगर मान लेते हैं माइटोसिस हो रहा है, तो माइटोसिस में दो चीज आता है। एक आता है कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस मतलब व्हाट, समथिंग विच इज डिवाइडेड। काइनेसिस मतलब क्या, डिवाइडिंग, डिवीजन। कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियर डिवीजन, और साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, साइटोकाइनेसिस। इसमें 3 फेज आते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, सॉरी 4 फेज आते हैं, टीलोफेज। और साइटोकाइनेसिस में फिर 2 सेल बन जाता है। अगर मियोसिस है तो 4, लेकिन हम लोग अभी कॉन्टेक्स्ट किस चीज का ले रहे हैं, माइटोसिस का ले रहे हैं, ठीक है। तो प्रोफेज, मेटाफेज में क्या होता है, जितने भी क्रोमोसोम होते हैं वो अलाइन हो जाते हैं किस में, इक्वेटोरियल प्लेट में, इक्वेटोरियल प्लेट में, समझे। तो ऐसे 46 क्रोमोसोम अलाइन होगा अगर ह्यूमन सेल होगा तो, ठीक है। एनाफेज में क्या हो जाता है कि ये जो सेंट्रोमियर है ना वो स्प्लिट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ऐसा सेल हो जाता है एनाफेज में। एनाफेज में कुछ इस तरह का हो जाता है, ये सेल है और ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये इसके 46 और इसके 46। यहाँ पे कह सकते हैं कि क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो डुप्लीकेट हो जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे कितने क्रोमोसोम है, 92 क्रोमोसोम है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि एनसीईआरटी के टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि इवन आफ्टर एस फेज में जिसमें डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, एस फेज जिसमें डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन, और यहाँ पे लिखा हुआ है क्रोमोसोम डुप्लीकेशन, वो एक्चुअली क्रोमेटिन डुप्लीकेशन को बता रहा है। क्रोमेटिन का डुप्लीकेशन हो रहा है वहाँ पे, इसलिए बताया जा रहा है वहाँ पे क्रोमेटिन क्रोमोसोम डुप्लीकेशन, समझे, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन और क्रोमोसोम डुप्लीकेशन जो आप पढ़िएगा समरी, तो वहाँ लिखा हुआ है क्रोमोसोम डुप्लीकेशन। इसका मतलब क्या, क्रोमोसोम डबल हो जाता है, नहीं, यहाँ क्रोमेटिन का ही डुप्लीकेशन होता है। दैट मीन्स ये क्रोमेटिन के कंसर्न में कहा जा रहा है, समझे, क्योंकि एस फेज में तो क्या कहते हैं, क्रोमेटिन ही होता है, क्रोमोसोम तो होता नहीं है, तो क्रोमोसोम डुप्लीकेशन कैसे हो सकता है। और प्रोफेज में बात करें तो मेटाफेज में तो अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम एट द इक्वेटोरियल प्लेट, ये क्या है, इक्वेटर है। जैसे ये अर्थ है तो ये क्या है, इसका इक्वेटर है, इक्वेटर है, इक्वेटर, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो एनाफेज में ऐसा होता है। टीलोफेज में क्या होता है, टीलोफेज द स्टेज ऑफ 2 न्यूक्लियस, यहाँ 46, यहाँ 46, ऐसे
इसके जैसे 23 इसके जैसे, और यहाँ पे क्या हो जाता है, 2 सेल्स बन जाते हैं, ऐसे 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 ऐसे, इसके इसके 23 इसके 23 इसके 23, 2 सेल बन गया। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, 2n बराबर 46, समझे। ये जीवन का बात कर रहे हैं हम, जीवन का, ठीक है। तो ये व्हेन सेल इज अबाउट टू डिवाइड, यानी सेल जो डिवाइड होगा तो वो क्रोमेटिन मटेरियल कंटेन्स टू फॉर्म क्रोमोसोम, और यहाँ पे क्या हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसइंटीग्रेशन चालू होता है और क्रोमोसोम दिखना चालू होता है, समझे। तो ये इसके जैसे कितने होंगे, ऐसे होगा कुछ। फिर यही क्रोमोसोम ऐसे ही लाइन होगा, एक सीधी एक रो में ऐसे, तो इसके जैसे 46, फिर इधर 46 इधर 46, फिर इधर 23 मैटरनल 23 पैटर्नल, इधर 23 टेलोफेज द स्टेज ऑफ 2 न्यूक्लियस बट वन ओनली वन सेल इज प्रेजेंट एंड साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो जाएगा, समझे। इस तरह से कुछ होता है। तो आखिर क्रोमेटिन मटेरियल, मेरा क्वेश्चन ये है, समझाने का माध्यम मेरा क्या है कि क्रोमेटिन मटेरियल क्रोमोसोम बनता क्यों है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि क्रोमोसोम जो होता है वो एसेंशियली 2 चीज से बना होता है, डीएनए से और हिस्टोन से। और एसेंशियली मैं बात कर रहा हूँ, अगर कुछ और हो सकता है तो वो क्या हो सकता है, आरएनए हो सकता है और नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन हो सकता है, ठीक है। लेकिन एसेंशियली डीएनए होगा और हिस्टोन होगा। तो आप लोग सुने होंगे क्रोमेटिन कंडेंसेशन के बारे में। क्रोमेटिन कंडेंसेशन क्या है, मतलब एक क्रोमेटिन का थ्रेड है, न्यूक्लियर प्रोटीन फाइबर्स, उसको किसी बेसिक प्रोटीन से, जैसे कह सकते हैं बेसिक प्रोटीन तो बहुत सारे होते हैं लेकिन उसमें रिच अमाउंट होता है वो आर्जिनिन और लाइसिन का होता है। देखिए मैं आपको कुछ समझाता हूँ, ठीक है। इसको नोट कीजिए फटाफट, थोड़ा सा नोट कीजिए। ये सब मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, यहाँ थोड़ा क्लियर हो गया होगा क्योंकि ये एक बार में जाने की चीज़ नहीं है। जब आप जेनेटिक्स पढ़िएगा तो आपको ऐसा चमकेगा ना, मजा आ जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैं 3 चीज़ और बताने वाला हूँ, ठीक है। उससे पहले कुछ मैं क्रोमेटिन कंडेंसेशन पढ़ाने वाला था, लेकिन उससे पहले मैं 3 एक्सपेरिमेंट बताऊंगा। पहला ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, दूसरा एवरी मैक्लॉयड और मैककार्टी का एक्सपेरिमेंट, और तीसरा हार्से-चेज का एक्सपेरिमेंट। इस तीनों एक्सपेरिमेंट से आपको पता चल जाएगा कि जेनेटिक मटेरियल कौन होता है, क्या होता है, ठीक है। समझ में आया। जैसे जेनेटिक मटेरियल का क्वेश्चन आता है, वो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, मटेरियल विच ट्रांसफर जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। अब जैसे टी2 बैक्टीरियोफेज है, ठीक है, उसमें डीएनए है। लेकिन अगर बात करें टोबैको मोज़ेक वायरस की, तो उसमें क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। टोबैको मोज़ेक वायरस हैव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। लेट मी चेक इफ आई एम सेइंग करेक्ट और नॉट। बिकॉज आई डोंट वांट कि कुछ गलत आप तक कोई इंफॉर्मेशन जाए। टोबैको मोज़ेक वायरस हैव आरएनए और डीएनए। सॉरी आरएनए ही होता है। देखिए एक चीज़ मैं बता देता हूँ, PVR 320 से याद कर सकते हैं आप। एक कॉन्सेप्ट याद आया, क्योंकि बायो क्या है, इंटर रिलेशन है हर सब्जेक्ट का, हाँ, मतलब हर चैप्टर्स का। अगर आपको एक चैप्टर आपके थोप दिया जाए तो आप उसको पढ़िएगा, लेकिन फिर इंटर कनेक्ट नहीं कीजिएगा तो फिर वो मसाला बन नहीं पाएगा, ठीक है। तो फिर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग एक नया मतलब एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि ऐसा वायरस
those infect, पहला प्लांट, बैक्टीरिया, दूसरा एनिमल, have लिखने का तरीका है ताकि आपको याद हो सके, ठीक है। बस थोड़ा स्लो आज पेश कर दिया हूँ क्योंकि स्लो में ज़्यादा दिमाग में बैठता है, ठीक है। देखिए ऐसा वायरस क्या होता है, ऐसा वायरसेस आर द एक्सेप्शन टू व्हाट सेल थ्योरी। क्यों? क्योंकि वायरस के पास डीएनए, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। डीएनए आरएनए कभी दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। दूसरी बात की वो किस कंडीशन में, होस्ट सेल के साथ। अब देखिए होस्ट सेल में अगर जाता है तो उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लिपिड मेम्ब्रेन बना लेता है। होस्ट सेल का लिपिड मेम्ब्रेन बना लेता है, उसके पास खुद का कोई लिपिड मेम्ब्रेन नहीं होता है। दूसरी बात कि उसमें कोई साइटोसोल या साइटोप्लाज्म जैसा कुछ चीज़ नहीं होता है किसके पास, वायरस। तो वायरस डू नॉट हैव viruses are the exception to cell theory। ये assertion हो गया। तो रीजन क्या होगा, दूसरा रीजन क्या हो जाएगा, दूसरा रीजन क्या होगा। पहला, इसका बहुत सारे रीजन है। पहला इसमें क्या कहते हैं, they don't have their own lipid membrane। They also don't have essentially साइटोप्लाज्म, साइटोसोल लिख देते हैं क्योंकि ऑर्गेनेल का बात नहीं कर सकते हैं इसमें, इसलिए क्योंकि ऑर्गेनेल्स तो होते नहीं हैं इसमें, ठीक है। तो इसलिए मैंने साइटोसोल लिखा। एक चीज़ देखिए, एक चीज़ बताइए कि एक लाइन लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना फॉर सेलुलर एक्टिविटीज इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल का बात क्यों नहीं किया वहाँ पे। एनसीईआरटी में बहुत प्यारा लाइन है कि साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना। एक चीज़ मैं बताइए, एक चीज़ मैं आपसे जनरली पूछ रहा हूँ कि आप लोग दो तरह के इक्विलिब्रियम पढ़े हुए, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम समथिंग, अगर इसको ब्लॉक डायग्राम से देखें तो इस तरफ 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इस तरफ 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो व्हाट दिस इज व्हाट स्टैटिक इक्विलिब्रियम, दिस इज व्हाट स्टैटिक इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर मान लेते हैं कोई नल बाल्टी है और बाल्टी में क्या है, छेद है, ठीक है, ऐसे नल से पानी आ रहा है, ठीक है। मान लेते हैं इसमें एक बूंद अंदर गया तो मतलब जितना पानी अंदर गया उतना ही पानी बाहर आ गया, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। मतलब बोथ डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम को दिखाने का तरीका ये होता है, ठीक है। मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड का जो रिएक्शन है वो सेम होगा। देखिए दिस इज व्हाट, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, दिस इज व्हाट रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। तो आर बराबर क्या हो जाता है, आर बी हो जाता है। ये क्या है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो हमारे सेल में जो मेटाबॉलिज्म होता है, जो कि डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, क्योंकि मेटाबॉलिज्म किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में नहीं दिखता है, इसलिए वो डिफाइनिंग फीचर है। जैसे रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है। क्यों नहीं है, ये बस एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। बिकॉज अगर ग्रोथ की बात करें, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो इफ यू टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज ए क्राइटेरियन फॉर ग्रोथ। और बहुत सारे ऐसे क्या कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म है which do not reproduce, that's why reproduction cannot be taken as defining features. That means something which is present in all living organism and not present in any non-living organism. That's my point guys, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो एसेंशियली साइटोसोल, तो ये एक लाइन लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना, मेन एरिना मतलब क्या होता है, एरिना मतलब एरिया, फॉर सेलुलर
एक्टिविटीज इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। अगर इसमें से अगर प्रोकैरियोटिक को जोड़ना होगा तो हम लोग क्या लगा सकते हैं? अगर प्रोकैरियोटिक सेल को भी इंक्लूड करना है तो हम लोग साइटोप्लाज्म की जगह साइटोसोल लगा दे, तो यहाँ बोथ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल लिख सकते हैं। ऐसा क्यों है? एक चीज मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको एक चीज बताया था, उस चीज का यूज करूंगा। क्यों? क्योंकि बायोलॉजी क्या, इंटरकनेक्शन ऑफ थिंग्स which you are studying in lecture 1 and that you have studied in lecture 19 must be interconnected to each other. Okay, let's do this. First I will cover it. Okay, प्लांट। ऐसा वायरस के पास या तो क्या होगा, डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। ये लिपिड मेम्ब्रेन है, ये खुद का नहीं होता है, इसका साइटोसोल भी नहीं होता है इसमें। तीसरी बात कि वायरस, ऐसा वायरस जो प्लांट को इन्फेक्ट करता है उसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, जैसे टीएमवी क्या होता है, टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको में एक डिजीज हो गया टोबैको मोज़ेक। बैक्टीरिया, ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को खाता है उसको क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेज सुन के बैक्टीरिया समझा गया, वायरस है मैं, ठीक है। ये हो जाता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। और अगर इसका याद करना है ना तो इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड को बोला कीजिए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को बोला कीजिए। यानी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को छोड़कर इसमें सब प्रेजेंट होगा। क्या क्या प्रेजेंट होगा ये मैं लाइन अभी आपको समझा रहा हूँ, इसको होल्ड पे रखिए आप, ठीक है। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा, नहीं, हाँ होगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, लेकिन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए नहीं होगा, ठीक है। तो दो जो होता, या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा। तो ये तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है या सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या सिंगल स्ट्रैंडेड डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है या डीएनए है क्या? और ये क्या, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है या आरएनए है? अब आरएनए डीएनए का स्ट्रक्चर अभी मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन देखिए इसको ट्रिक याद करने का तरीका क्या है जो मैं बता देता हूँ। इसको याद करने का तरीका है PBR322। PBR मतलब प्लांट, वायरसेस दोज इन्फेक्ट प्लांट विच हैव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। और इसको कट कीजिए, यानी कि यहाँ पे सब चीज प्रेजेंट होगा लेकिन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट नहीं होगा। ये आर क्या है, रवि। ये क्या है, बैक्टीरिया। ये क्या है, प्लांट। Viruses those infect plants have single stranded RNA. Viruses those infect bacteria are called bacteriophage and which have double stranded DNA. And viruses those infect animal which do not have single stranded and other will be present. Other genetic material will be present. ठीक है। तो एक चीज आप देखिए कि वायरस के पास आरएनए भी है, डीएनए भी है, ठीक है। और एनिमल की बात करें, वायरस के पास डीएनए भी है, ठीक है। ये तो वायरस का जेनेटिक मटेरियल है। फिर बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म हैव डीएनए एज देयर जेनेटिक मटेरियल। द क्वेश्चन माइट बी यू आस्क इन माय लेक्चर कि सर आरएनए को जेनेटिक मटेरियल बोले या डीएनए को। तो एक चीज आपको समझाता हूँ, फ्रांसिस क्रिक ने एक चीज बात बोला था, इसको मैं मिटाता हूँ, ठीक है। इसको नोट कीजिए। ट्रिक क्या है, PBR322 क्या कहते हैं, वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, क्लोनिंग वेक्टर होता है। PBR322 मतलब प्लाज्मिड ऑफ बॉलिवर रोड्रिग्यूज, ठीक है। एक होता है PUC18, इसके रिस्पेक्ट में इसमें प्लेटिंग की वजह से इसको डिस्कार्ड किया गया था, मतलब इसमें 2 बार प्लेट करना पड़ता था, ठीक है। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो समझ आया होगा, लेकिन अभी भूल सकते हैं अभी ये चीज को, ठीक है। मिटाते हैं अभी, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में मैंने ये क्वेश्चन राइज किया था कि साइटोप्लाज्म इज द main arena for cellular activities in both plant and animal cell. Why we don't use cytosol and why we do not add cytoplasm to prokaryotic cell? Cytoplasm is the main arena for
सेलुलर एक्टिविटीज इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल. Why we use only plant and animal cell, which we know that this is a eukaryotic cell, and why we use cytoplasm not cytosol? Why you use cytoplasm not cytosol? ठीक है, तो इसके लिए आपको तीन चीज समझना होगा. सेल वाल अगर हटा देते हैं तो क्या बनता है? प्रोटोप्लास्ट से प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो क्या बनता है? प्रोटोप्लाज्म में से न्यूक्लियस हटा देते हैं, तो क्या बनता है? साइटोप्लाज्म. और साइटोप्लाज्म में से टोनोप्लास्ट. इफ आई एम श्योर टोनोप्लास्ट तो वैक्यूल का है. इसमें क्या था? लेट मी चेक. वन सेकंड गाइस. जस्ट अ सेकंड. टोनोप्लास्ट था या ट्रोफोब्लास्ट था? टोनोप्लास्ट तो वैक्यूल का मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं, आउटर मेम्ब्रेन होता है. ट्रोफोप्लाज्म, वही तो मैं बोल, कुछ तो छूट रहा है. ट्रोफोप्लाज्म इसमें दो चीज आता है, सेल ऑर्गेनेल प्लस वेस्ट मटेरियल, वेस्ट थिंग. इससे क्या बनता है? अगर ट्रोफोप्लाज्म हटा देते हैं तो साइटोसोल बनता है. लेकिन हम लोग जानते हैं कि जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है वो तो एब्सेंट होता है, फिर उसमें साइटोप्लाज्म कह सकते हैं हम लोग? नहीं. सेल ऑर्गेनेल तो एब्सेंट होता है ना, तो साइटोप्लाज्म कहने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? सेल ऑर्गेनेल होना चाहिए. समझे? देखिए सेल, इसको मैं लिखूं सेल माइनस सेल वॉल इज इक्वल टू प्रोटोप्लास्ट. ये मैं फर्स्ट लेक्चर बताया था. प्रोटोप्लास्ट ऐसे लिखते हैं, प्रोटोप्लास्ट माइनस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज व्हाट? प्रोटोप्लाज्म. And protoplasm minus nucleus is what? Cytoplasm. Cytoplasm minus cell organelle is what? Cytosol. ठीक है. प्लांट और एनिमल सेल में क्या है? साइटोप्लाज्म है. क्यों है साइटोप्लाज्म? क्योंकि उसमें सेल ऑर्गेनेल है. लेकिन अगर बात करें प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड क्या है? ऑर्गेनेल क्या एब्सेंट है? Ribosome is the only organelle. Ribosome is the universal organelle which is present in both prokaryotic and eukaryotic cell which are membraneless. तो एक ऑर्गेनेल होने की वजह से नहीं कह सकते कि मतलब उसमें साइटोप्लाज्म जैसा मतलब कुछ है, लेकिन है. कहने मतलब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल तो नहीं है. अगर रिलेटिव टर्म में बात करें तो प्रोकैरियोटिक cell does not have membrane bound organelle. That's why we use cytoplasm for eukaryotic cell, and when we consider cytosol, so we can add for both prokaryotic and eukaryotic cell. Just like the statement would be cytosol is the main arena for cellular activities in both proc and euc cell. ये प्रोक और यूक समझते हैं ना, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल. तो ये भी सही है, ये भी सही है. समझ आया? ठीक है, दो चीज समझ आया. अब मैं आपको समझा रहा हूं
देखिए आपके मन में क्वेश्चन आएगा, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म हैव डीएनए एज देयर जेनेटिक मटेरियल, सम आल्सो हैव सम रेट्रोवायरसेस लाइक एचआईवी, COVID-19. HIV and COVID-19 are disease, but the disease caused by virus have RNA as their genetic material. So just in case of HIV, we have to convert their RNA. First we have to convert their RNA into DNA. That's why they have reverse क्या कहते हैं उसको, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है उसमें, ठीक है। ठीक है, अब मिटाते हैं इसको, ठीक है। तो आखिर जेनेटिक मटेरियल किसको कहे, तो हम लोग अब पढ़ते हैं द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, मेरे टॉपिक को मिक्स करके पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि चैप्टर तो कोई भी बना सकता है, क्योंकि इंटर रिलेट मैं करूँगा तभी मेरे लेक्चर आप देखोगे, कुछ तो अलग मिलेगा तभी ना देखोगे, उसमें आपका भी फायदा होना चाहिए ना, ठीक है। Search of genetic material. In 1928, Griffith was working on pneumonia causing, देखिए अब देखिए एक्सपेरिमेंट समझिए, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे उसने जेनेटिक मटेरियल में खोजने में क्या उसकी भूमिका थी, किस साइंटिस्ट की। पहले एक्सपेरिमेंट समझिए, चिल रखिए, जैसे एनसीईआरटी में एक्टिविटी होता है ना, उस तरह से सोचने की कोशिश कीजिए। न्यूमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस। कोकस इज व्हाट, कोकस इज ए बैक्टीरिया एंड which is what, spherical. Coccus term is used for which bacteria, that bacteria which is spherical. Vibrio for comma shape and rod for bacillus and spiral for spiralium, ठीक है। जैसे मान लेते हैं अगर ये कॉमा शेप है तो विब्रियो, जिससे क्या होता है, कुलरा होता है। फिर रॉड शेप किसमें होता है, इंडोस्पोर इसमें होता है, इससे क्या होता है, एंथ्रैक्स होता है, एंथ्रैक्स, ठीक है। और स्फेरिकल क्या होता है, कोकस, इस तरह से चेन बना लेता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, कोकस। और एक होता है स्पाइरल, एक होता है स्पाइरल, इसको क्या कहते हैं, स्पाइरिलियम कहते हैं, ठीक है। अब इतना नहीं जाना है। स्ट्रेप्टोकोकस को समझ गए ना आप लोग, स्ट्रेप्टोकोकस और न्यूमोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और न्यूमोकोकस निमोनिया, ठीक है। It has two strain. It has the bacteria have two strain. Pneumococcus pneumonia, ये साइंटिफिक नेम है इसलिए ऐसे कर रहा हूँ मैं, Pneumococcus pneumonia. First generic name starts with a capital letter, a specific epithet या specific name starts with a small letter and all letters small, and only generic name starts with a capital letter and all other letters are small in generic or specific epithet, okay. And if we talk about the क्या बोलते हैं उसको, author citation with it is started with capital letter, रोमन में लिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। जैसे मैंगीफेरा इंडिका है तो उसको कैसे लिखते हैं हम लोग, मैंगीफेरा इंडिका लीनियस, ऐसे लिखते हैं। इसको अंडरलाइन, ये क्या है, साइंटिस्ट का नाम, जैसे किसी कोई पेंटिंग कराता है उसमें पप्पू पेंटर लिख देते हैं ना, उसी तरह से दिस इज इट डिस्क्राइब दैट ऑथर नेम डिस्क्राइब्स। ऑथर नेम क्यों दिया जाता है, क्योंकि ये कहता है कि ये दिस स्पीसीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड व्हाट, लीनियस। तो जो मैंगो जो था वो फर्स्ट डिस्क्राइब था इससे। ये तो हो गया हैंड रिटन, व्हेन हैंड रिटन होता है तो ऐसे करते हैं, लेकिन जब प्रिंटेड होता है या कंप्यूटर लैब इस सब में रहता है तो उसको थोड़ा
इटैलिक्स हो जाता है, ऐसे हो जाता है, थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। लेकिन जो रूल सेम ही है कि जेनरिक नेम स्टार्ट्स विद ए कैपिटल लेटर, स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट्स विद ए कैपिटल लेटर। इन जेनरिक नेम स्पेसिफिक एपिथेट, रेस्ट विल बी स्मॉल एंड दिस, एंड लीनियस तो हमेशा नॉर्मल मतलब शॉर्ट फॉर्म में होगा, एब्रीविएटेड फॉर्म में होगा, जिसको हम लोग शॉर्ट को क्या कहते हैं, एब्रीविएटेड फॉर्म। उसके बाद क्या कहते हैं, रोमन या सिंपल लेटर्स में, सिंपल लेटर्स में, सिंपल लेटर्स मतलब क्या, समझे, समझिए, ठीक है। तो ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया भी इस तरह से कुछ होता है, ठीक है, इसको लिखते हैं अच्छे से, ठीक है। It has 2 strain. देखिए इस बैक्टीरिया की बात करें तो ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और तीसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो यही कर रहे हैं हम लोग। ये क्या है, दिस इज व्हाट, सुगर कोट, सुगर कोट। ये क्या है, कैप्सूल इसमें प्रेजेंट है, कैप्सूल इसमें प्रेजेंट है, तो ये क्या होगा, वायरुलेंट हो। वायरुलेंट मतलब क्या होता है, पैथोजेनिक, 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 पैथोजेनेसिस में है, पैथोजेनेसिस मतलब डिजीज वाला। इसमें क्या हो, ये आर स्ट्रेंड है, आर स्ट्रेंड मतलब क्या, रफ दिख रहा है आपको, और ये क्या है, स्मूथी एंड साइनी कॉलोनीज है। ये क्या है, स्मूथी एंड साइनी कॉलोनी, ये देखिए पूरा मतलब लिमिटिंग है, कहीं भी रफ सरफेस नहीं है। अगर फ्रिक्शन की बात करें, अगर फ्रिक्शन को नहीं इंक्लूड करें तो, ठीक है। तो ये स्मूथ एंड शाइनी कॉलोनी बनाता है, स्मूथ एंड शाइनी कॉलोनी, शाइनी कॉलोनी, कॉलोनी, कॉलोनी कैप्सूल है। लेकिन एक चीज समझिए, हम लोग पढ़ते हैं, जब हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल पढ़े थे, तो हम लोग पढ़े थे कि कैप्सूल कैसा होता है, थिक और टफ होता है। लेकिन ग्रिफिथ का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें जो मतलब कि जो निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया था, कौन था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और न्यूमोकोकस निमोनिया। इसका 2 स्ट्रेन थे, जो वैरायटी होता है, वैरायटी स्ट्रेन एक ही चीज होता है। तो ये इसके 2 स्ट्रेन है, आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन। इसको क्या कहते हैं, जो कैप्सुलेटेड होता है उसको क्या कहते हैं, एस स्ट्रेन कहते हैं, एस स्ट्रेन। एस मतलब स्मूथी एंड शाइनी कॉलोनीज, आर मतलब रफ स्ट्रेन, रफ स्ट्रेन, रफ स्ट्रेन मतलब इट डज नॉट हैव सुगर कोट, इट डज नॉट लैक सुगर कोट, सुगर कोट, लैक सुगर कोट, ठीक है। ये पैथोजेनिक नहीं होता है, ये नॉन वायरुलेंट होता है, नॉन वायरुलेंट होता है, नॉन वायरुलेंट होता है। अब ऐसा पता कैसे चला कि ये वायरुलेंट है, ये नॉन वायरुलेंट है, तो आगे हम लोग देखते हैं इसको। इतना आप लोग नोट कीजिए, लास्ट में मैं कंक्लूजन दे दूंगा कि क्या याद रखना है क्या। वैसे तो आपको कॉन्सेप्ट तो सारे पता होना चाहिए, लेकिन आपको क्या याद रखना है मैं बताऊं। सबसे पहले तो ये ईयर याद कर लीजिए, 1928, फिर 1933 से 1944, फिर आएगा 1952, 1952, ठीक है, ऐसे होगा कुछ। तो इसको मिटाते हैं, फिर देखते हैं, ठीक है। जैसे ये बैक्टीरिया है, ठीक है, किसी होस्ट सेल में गया तो क्या होगा, डिजीज करेगा या डिजीज नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं एसिस्टेंट डिजीज करता है और असिस्टेंट डिजीज नहीं करता, एज वी नो आफ्टर द एक्सपेरिमेंट्स। ओके, वी हैव रिटन दैट assistant cause disease, but why they cause disease, let's explain it. फिगर में थोड़ा सा कलम में चेंज कर रहा हूँ। ये होस्ट सेल है, ये क्या है, ये क्या है, ये होस्ट सेल है, होस्ट का सेल। होस्ट क्या होता है, हाँ इकोलॉजी पढ़े हैं, अब मैं क्या ही बताऊँ यार, हर चैप्टर में कुछ ना कुछ आ जाता है। देखो उसमें लगाता है,
देखिए एक चीज होता है पैरासाइट, होस्ट होस्ट होस्ट, अच्छा मैं बताऊंगा जब जब मैं पढ़ाऊंगा। होस्ट एक्चुअली देखिए एक निगेटिव, मतलब एक होता है कि फायदा लो, देखिए तीन चीज होता है। देखिए कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या होता है, निगेटिव इंटरेक्शन, कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट। और कॉपरेशन में आ जाता है म्यूचुअलिज्म, प्रोटो कॉपरेशन। प्रोटो कॉपरेशन मतलब क्या, दोनों जिंदा है, दोनों एक दूसरे की मदद ले रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के बिना दोनों मर नहीं जाएंगे। म्यूचुअलिज्म क्या है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है और एक दूसरे के बिना मर जाएंगे, ठीक है। कमेंसरिज्म क्या है, एक का फायदा हो रहा है, दूसरे का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, उसको अनअफेक्टेड है। एमेंसलिज्म क्या है, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, एक का घाटा हो रहा है और दूसरे का कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। एक होता है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म क्या होता है, पैरासाइट क्या होता है, ठीक है, एक का फायदा और एक का नुकसान। कंपटीशन क्या होता है, कंपटीशन एक का फायदा एक का, मतलब दोनों का क्या हो रहा है, कंपटीशन में क्या हो जाता है, प्लस माइनस हो जाता है, प्लस माइनस, एक का फायदा एक का नुकसान। जैसे ये अगर बात करें, अगर शेर है इस साइड, लाइन है लाइन, और एक तरफ गोट है, सॉरी वोल्फ है वोल्फ, और यहाँ पे क्या है, यहाँ बोफेलो है, ठीक है, बोफेलो है, लेट्स से। इकोसिस्टम में ऐसा एग्जांपल एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि ये लाइन बोफेलो को भी खाता है और वॉल्फ भी बोफेलो को खाता है। तो इस दोनों के बीच में कैसा है, कंपटीशन है, इसमें से कोई एक जीतेगा तो उसको प्लस, एक का नुकसान तो उसका माइनस। तो ये क्या पैरासिटिज्म है, ठीक है। एक प्रेडेशन होता है, प्रेडेशन, प्रे 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 और प्रूडेंस, ठीक है। प्रेडेशन, एक प्रीडेशन भी होता है, प्रीडेटर, एक होता है प्रीडेटर। प्रीडेटर जो जो मतलब एक कहा जाए नॉर्मल भाषा में क्या है, तो प्रीडेटर जो शिकार करता है और प्रे जिसका शिकार होता है, ठीक है। यहाँ पे प्रीडेटर को फायदा हुआ, इसको नुकसान हुआ, ठीक है। लेकिन प्रे अपने शरीर में कुछ मतलब बहुत सारे चेंजेस करता है, जैसे कार्डियक लोकल ग्लाइकोसाइड्स की बात करें तो वो बना देता है। मोनार्क बटरफ्लाई की बात करें तो डिस्ट्रेसफुल हो जाता है अपने लार्वा, कैटरपिलर स्टेज में वो, मतलब लार्वा मतलब वो एक होता है, वो सिक्रेट कर लेता है, बना लेता है उसकी वजह से। अभी इकोलॉजी जब पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी देखिए ये कैसा स्ट्रेन है, ये कैसा स्ट्रेन है, ठीक है, ये कैसा स्ट्रेन है, ऐसा स्ट्रेन है, और ये कैसा स्ट्रेन है, दिखने से ही लग रहा है ये रफ है, ये आर स्ट्रेन है, आर स्ट्रेन है। अटैक, अटैक होस्ट सेल, ठीक है, इट विल प्रोड्यूस प्रोजेनी, इट विल नॉट प्रोड्यूस, तो अटैक, ये जब एंटर करेगा तो होस्ट सेल इसको अटैक करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय। लेकिन ये क्या हुआ, यहां से दो बना लिया मल्टीप्लाई करके, तो ये प्रोजेनी प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोजेनी प्रोड्यूस कर रहा है, और इसलिए कह सकते हैं कि ये वायरुलेंट है, और ये निमोनिया प्रोड्यूस कर रहा है, निमोनिया। अटैक बाय होस्ट सेल, अटैक जैसे हम लोग जानते हैं कि जो क्या कहते हैं, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो आईजीएम एंटीबॉडी करता है, और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जो रहता है वो आईजीजी करता है। तो उसी तरह से अटैक, अगर कोई फॉरेन पार्टिकल अंदर आएगा किसी के होस्ट सेल के अंदर तो वो अटैक करेगा। पहला अटैक में बात करें तो वो प्रोजेनी बना लिया, इसका मतलब क्या, वो डिवाइड कर रहा है, उसमें कैपेबिलिटी है कि वो उसमें जिंदा रह सके और डिजीज प्रोड्यूस कर सके, इसलिए कैसा है, ये वायरुलेंट है, ठीक है। ये मर जा रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये वायरुलेंट नहीं है, इसका हमारा बॉडी रेसिस्ट कर लिया, ठीक है। रेसिस्ट बाय आवर बॉडी, रेसिस्ट बाय आवर बॉडी, रेसिस्ट बाय आवर होस्ट सेल। अगर कोई सेल है तो होस्ट लिख देते हैं, बॉडी तो फिर कॉम्प्लेक्सिटी पर डिपेंड करता है, ठीक है, ठीक है।
ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जानते हैं कि एस स्ट्रिंग में ये कैसा है, स्मूथ एंड शाइनी कॉलोनीज, स्मूथ एंड शाइनी कॉलोनीज। ये कैसा कैप्सूल प्रेजेंट है इसमें, कैप्सूलेटेड है, कैप्सूलेटेड है, ये कैप्सूल इसमें एब्सेंट है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं मेन पॉइंट पे। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट क्या है, ये तो बेसिक था, अब एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, डेमो लेक्चर में मैंने बताया था इसके बारे में, तो आज इसको डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है, क्या किया कि चूहा लिया। ठीक है, अब ये मत कहिएगा कि ग्रिफिथ वाज वर्किंग ऑन चूहा, नहीं, न्यूमोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ठीक है, 4 चूहे लिए, 4 चूहे लिए उन्होंने। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं ये धरती है। ठीक है, धरती के नीचे जो चला गया वो मर गया। ठीक है, इसके नीचे जो चला गया वो मर गया, और इसके ऊपर जो है वो जिंदा है। ठीक है, अब इंजेक्शन लेके इंजेक्शन डाल रहे हैं सारे चूहा को। ठीक है, इंजेक्शन डाल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रेन कैसा था, वायरुलेंट था। ठीक है ना, आपको पता है कि वायरुलेंट था, तो ये डिजीज कर देगा। ऐसे माइस डाइड ड्यू टू न्यूमोनिया। ठीक है, एक लाइव आर स्ट्रेन लिया, लाइव आर स्ट्रेन। हम लोग जानते हैं कि आर स्ट्रेन में कैप्सूल नहीं होता है, कैप्सुलेटेड नहीं होता है, तो डिजीज नहीं करेगा। ठीक है, तो यही चीज किया उन्होंने, इसको चूर्ण बनाया ऐसे करके, ऐसे करके आर स्ट्रेन को, और फिर इधर एस स्ट्रेन को चूर्ण बनाया। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, ये ऑब्जेक्टिव। ठीक है, फिर तीसरे केस में क्या किया कि हीट किल्ड एस डाल दिया, हीट किल्ड एस। तो हम लोग जानते हैं कि पास्चुराइजेशन टेक्निक में अगर किसी चीज को गर्म करते हैं तो उसका बैक्टीरिया मर जाता है। तो यही चीज को देखने के लिए ग्रिफिथ साहब ने भी इस एक्सपेरिमेंट को दोहरा दिया। तो उन्होंने देखा हीट किल्ड एस है, तो ये राख होगा कुछ इस तरह से, यानी मर गया है, इससे कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी माइस एलाइव, माइस इज एलाइव, माइस एलाइव है, यहाँ एलाइव है मतलब जिंदा है, यहाँ भी एलाइव है। और ये क्या है, मट्टी के अंदर चला गया मतलब मर गया। ठीक है, इसके नीचे यानी मर गया, ये लाइन के नीचे यानी मर गया। और तीसरा केस में क्या किया, हीट किल्ड एस, हीट किल्ड एस प्लस लाइव आर स्ट्रेन। ठीक है, एक चीज बताइए, हीट किल्ड एस किसी काम का था, ये चूहा को नहीं मार पाया। लाइव आर किसी काम का था, ये चूहा को नहीं मार पाया। तो इस दोनों को अगर मिला दे तो ये भी तो चूहा को नहीं मारना चाहिए ना। यहाँ से कॉन्सेप्ट होता है कि कुछ चीज ऐसा है जो आर से एस में, आर में है, कुछ प्रॉपर्टी एस में है, जिसकी वजह से आर में वो घुसा, और घुस के इसको कन्वर्ट कर दिया एस में, और एस क्या किया, डिजीज कर दिया। इसको मैं समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे माइस डाइड ड्यू टू निमोनिया, माइस डाइड ड्यू टू न्यूमोनिया। ठीक है, देखिए ये भी नकारा, ये भी नकारा, ये दोनों मिल गए तो सकारा हो गया, चूहा मर गया। अब एक चीज बताइए, देखिए लाइव आर स्ट्रेन जो था, लाइव आर स्ट्रेन को इंजेक्ट किए माइस में तो माइस जिंदा है, लाइव एस स्ट्रेन को इंजेक्ट किए तो माइस मर गया, हीट किल्ड एस को किए तो माइस जिंदा है। लेकिन अब यही दोनों को मिक्स कर दिए, इसको और इसको, तो माइस जिंदा रहना चाहिए ना, मर कैसे गया, मतलब सम प्रॉपर्टी इज लेफ्ट इनसाइड व्हाट,
heat killed S, which has the ability to transfer or convert live R into S, and when they become S, it will be dangerous for चूहा. Why? समझ में आया? समझ में आया गाइस? मगज में घुसा. ठीक है. यही कंक्लूजन. अब इसका कंक्लूजन क्या है ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट का? अब तो आप भूल गए होंगे, इतना चीज मैंने पढ़ाया, कौन एक्सपेरिमेंट किया, उसका क्या ऑब्जेक्टिव था, सब भूल गए होंगे. रुकिए मैं बताता हूँ. ग्रिफिथ साहब 1928 में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे. ग्रिफिथ 1928. निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया. निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया. बैक्टीरिया का नाम क्या था? यहाँ पे अभी मैं मतलब कि अंडरलाइन नहीं कर रहा हूँ, आप समझ जाइए. ठीक है. स्ट्रेप्टो मतलब क्या? चेन. कोकस मतलब स्फेरिकल. स्ट्रेप्टो कोकस. न्यूमोनिया और न्यूमोकोकस न्यूमोनिया. It has what? It has two strain. S strain and R strain. R मतलब rough. This is what? Capsulated and virulent. Virulent मतलब what? This is given in CRT. A standard term, which means what? Pathogenic. चूहा लाइव एक्सपेरिमेंट क्या था कि लाइव आर इंजेक्टेड इनटू माइस. माइस alive. Live S injected into mice. Mice is dead. Heat killed S injected into mice. Mice is alive. And when इस दोनों को मिलाया, live R plus heat killed S, mice dead. इस दोनों को मिलाया, जिंदा था, इस दोनों को मिला दिया, माइस मर गया. तो ऐसा क्या हुआ? अब इसका जानते हैं क्या हुआ. ठीक है. देखिए आखिर क्या होता है व्हेन यू मिक्स हीट किल्ड एस. मान लेते हैं ये हीट किल्ड एस है, ये आर है. ठीक है. इस दोनों को मिक्स कर रहे हैं. ठीक है. जो मिक्स किए तो इसके अंदर ये वाला मान लेते हैं, इसको ब्लैक पेन से लिखते हैं. ठीक है. ये हीट किल्ड एस है. HKS मतलब हीट किल्ड एस. ये आर है, ये लाइव आर है. इसको जब मिक्स किए तो ये जो ये है ना, ये इसके अंदर चला गया और ये फिर इसके ये अंदर चला गया और फिर ये शुगर कोट बना दिया ऐसे. तो ये कन्वर्ट क्या हो गया? एस में. और एस स्ट्रेन कैसा है? वायरुलेंट है ना. अब इसका कंक्लूजन क्या दिया उन्होंने बोला कि there is some property which is present in heat killed. मैं लिखा नहीं रहा हूँ. There is some property which is present in लिख लीजिए आप लोग. There is some property which is present in heat killed S, and when it mixes with live R, some material enters inside the cell and it has the ability to convert या transform R into S. This is called what? Transformation. This is the mode of ठीक है. तो इसको लिखते हैं.
तो R कन्वर्ट किस में हो रहा है? S में, ये याद रखिए। RS अग्रवाल बुक बनाए होंगे आप लोग, तो R कन्वर्ट किस में हो रहा है? S में, ये याद रखिए। RS अग्रवाल, तो R से R कन्वर्ट इनटू S due to what? When mix like heat kill S with live R, some property is present in heat kill which enters inside the cells and it has the ability to convert R into S. And ये जो है वो सिंथेसाइज कर रहा है क्या? शुगर कोट, और शुगर कोट बन गया तो ये क्या हो गया? ये ट्रांसफॉर्म हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया, इसी को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं फिर, समझे? लेकिन बायोकेमिकल नेचर ये नहीं बता पाए कि ये डीएनए है कि आरएनए है। तो इसी को बताने के लिए तो 1928 की बात चल रही है, तो इसके 5 साल बाद 1933 से 1944 तक 3 साइंटिस्ट वर्क किए, एवरी, मैकलॉयड ने मैककार्टी, और फिर उन्होंने बताया कि बायोकेमिकल नेचर क्या है। बायोकेमिकल नेचर किसका? ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल का। ये जो मटेरियल है वो क्या है? ये जो मटेरियल है वो क्या है? इसका नेचर क्या? लिपिड है, प्रोटीन है, क्या है ये? सॉरी, ये प्रोटीन है, आरएनए, डीएनए, ये क्या है? क्योंकि जो एवरी, मैकलॉयड, मैककार्टी है, उससे पहले तक ये था कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है। क्यों प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है? क्योंकि ये जो बॉडी है ना, ये प्रोटीन का बना हुआ है। तो सब सोच रहा था कि यही प्रोटीन पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आ रहा है और यही जेनेटिक मटेरियल। कब तक? एवरी, मैकलॉयड, मैककार्टी तक, समझे? लेकिन फिर जब उन्होंने काम किया तो देखा, एंजाइम बनाया, डीएनएस बनाया, सॉरी डीएनएस, आरएनएस और प्रोटीएस, 3 एंजाइम को इसी चीज में मिक्स किया, ठीक है? ठीक है, मिक्स किया, ठीक है? इससे मिक्स क्या हुआ? तो इसमें क्या हो जाएगा? अगर ये डीएनए है तो ये डीएनए मर गया, डीएनएस डाले तो डीएनए मर गया, प्रोटीएस डाले तो प्रोटीन मर गया, और आरएनएस डाले तो ये क्या कहते हैं, मतलब आरएनए मर गया। अगर वो मर गया तो उसका इफेक्ट आएगा। अगर आप जैसे आपको देखना है, अगर आप लड़के हैं, आपको देखना है कि आपका क्या इंपॉर्टेंस है आपकी गर्लफ्रेंड के लाइफ में, तो 2 दिन बात करना बंद कर दो, देखो पता चल जाएगा। मतलब इफ समथिंग वी वांट टू कंक्लूड, फर्स्ट वी हैव टू कट द सप्लाई, ठीक है? अगर मार दिए और उसका इफेक्ट खत्म हो गया, इसका मतलब वो चीज है, तभी उसका इफेक्ट खत्म हुआ है, ठीक है? मैं बताता हूँ, आपको नहीं समझ आएगा, रुकिए मैं बताता हूँ। ये ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल क्या है? डीएनए, आरएनए है, प्रोटीन है, क्या है? थोड़ा सा मैं फ्रांसिस क्रिक का सेंट्रल डोग्मा बताता हूँ, ठीक है? उससे थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। देखिए दोस्तों, हम लोग अब जानते हैं ना, अब जानते हैं हम लोग कि जैसे ये कोई ह्यूमन है, ये मेल है, तो इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस हुआ तो क्या बना? स्पर्म। स्पर्म इज द ओनली फ्लैजेला, स्पर्म इज द ओनली स्ट्रक्चर दैट हैव फ्लैजेला इन आवर ह्यूमन बॉडी, ठीक है? स्पर्म, अगर मेन की बात करें, फीमेल में तो स्पर्म होता नहीं, तो मेन की बात करें तो मेन के पास एक ऐसा एक सिंगल स्ट्रक्चर है जिसके पास फ्लैजेला होता है। सीला तो बहुत जगह होता है, ब्रोंक्यूल्स में होता है, अगर फीमेल है तो फेलोपियन ट्यूब में होगा। अगर फीमेल की बात करें, अगर मान लेते फीमेल है ये, ठीक है, तो इससे क्या बना? एग बना। अब ये क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा, जाइगोट सिंगल सेल्ड होता है। जाइगोट में क्या होगा? मोरुला बनेगा। मोरुला से क्या बनेगा? ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। 8 to 16 सेल स्टेज होता है मोरुला, ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट से क्या बनेगा? गैस्ट्रुला बनेगा। और गैस्ट्रुला से क्या बनेगा? इंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म 3 जर्म्स लेयर्स बनते हैं। किससे? इनर सेल मास से। इसमें 2 चीज होता है, ट्रोफोब्लास्ट होता है और इनर सेल मास होता है। तो इनर सेल मास से फिर सारे मतलब इनर सेल मास के बाद स्टेम सेल होता है, जिससे कि सारे जर्म सेल्स बनते हैं और ऑर्गन सब बनते हैं, ठीक? और ऑर्गन सब तो बने ही रहते हैं, मतलब ये, ठीक है? तो इस तरह से होता है। तो जाइगोट में क्या हो रहा है? माइटोसिस हो रहा है, ठीक है? माइटोसिस। यहाँ क्या है? डीएनए है। यहाँ क्या है? डीएनए है, ऐसा कुछ डीएनए। 23, ठीक है? जाइगोट में क्या हो गया? इस तरह से, इसके 23, इसके 23, ठीक है? इसका जीवन फिर ऐसे ऐसे माइटोसिस हुआ,
तो डीएनए से क्या बना, डीएनए ये क्या है, डीएनए ही है ना, डीएनए। तो डीएनए से क्या बना, आरएनए। आरएनए से क्या बना, प्रोटीन। और प्रोटीन से क्या आया, कैरेक्टर। ये अभी समझने का बात है। तो इसमें अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें, अगर मान लेते ह्यूमन बॉडी इधर बन गया, छोटा सा बच्चा बन गया, मान लेते हैं लड़की ही है, एक्स, मेल से एक्स क्रोमोसोम आया 2XX, तो इस वजह से ऐसा हो गया। मेल से एक्स मतलब परम्यूटेशन ऑफ कॉम्बिनेशन के हिसाब से एक एक्स आया, तो उस हिसाब से फीमेल बन गई, ठीक है। अगर वाई आता तो मेल बनता, ठीक है। 10th में पढ़े होंगे आप लोग। तो इसमें क्या देखा गया, प्रोटीन। तो साइंटिस्ट लोग सोच रहा था, ओस्वाल्ड एवरी, मैक्लाइड, मैककार्टी, और कौन था, मैक्लाइड और मैककार्टी, एवरी, मैक्लाइड एंड मैककार्टी। तो वो क्या सोचता था कि प्रोटीन ही जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल क्या है, ऐसा मटेरियल जो ट्रांसफर करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है, ठीक है। लेकिन इसी चीज का भ्रम तोड़ा, ये फिर थोड़ा सा वर्क किए, तो उसी वर्क में ये छूट चुका, मतलब उस वक्त तक पता नहीं था 1928 तक कि वो ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल क्या। अगर वो ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल पता चल गया, उसी की वजह से तो मतलब एक आर कन्वर्ट हो रहा है एस में, इसका मतलब वो जेनेटिक मटेरियल कन्वर्ट हो रहा है, वही जीनोम जो है वो बना रहा है शुगर कोट। तो वो ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल के बारे में पता चलेगा, एट द इंस्टेंट हमको पता चल जाएगा कि वो क्या है, डीएनए या आरएनए। तो इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग यही देखेंगे, ठीक है, ठीक है। तो हम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आज ये एक्सपेरिमेंट करके लेक्चर एंड करते हैं। कल हम लोग फिर हार्ट से चेज साहब का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। और बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए न्यूक्लियस का पूरा जो कंटेंट है, जो मसाला है, वो तैयार हो जाएगा आपके लिए। उसके बाद तो पूरा चैप्टर आसान ही है, खत्म हो जाएगा तुरंत। 1 से 2 लेक्चर और लगेंगे सेल को खत्म करने में, ठीक है। फास्ट इसी यही तो फायदा है यूट्यूब पे कि आप फास्ट कर सकते हैं अगर आपको कुछ आता है पहले से, तो ठीक है। तो अभी मैं क्या बता रहा था, हाँ, 1933 1944 तक 3 साइंटिस्ट, पहला एवरी, मैक्लाइड, मैककार्टी। स्पेलिंग देख लीजिएगा, मैं लिख ही देता हूँ क्योंकि आप लोग कहाँ लिखे 11th में अगर कोई बच्चा है तो। एवरी, मेरा मुझे स्पेलिंग नहीं आता वैसे, एवरी, मैक्लाइड, मैककार्टी, ठीक है। ये डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम है। देखिए एक चीज मैं समझाता हूँ, ये क्या है, मेनी डीएनए, डीएनए मतलब मेनी डीएनए, इसको भी डीएनए पढ़ते हैं, इसको भी डीएनए पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए कि ये डीएनए में ए बड़ा है और एच छोटा है, इसका मतलब मेनी डीएनए, मेनी डीएनए। और एज क्या होता है, समथिंग रिलेटेड टू आवर एंजाइम। तो ये क्या एंजाइम, डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम, मिक्स विद हीट किल्ड एस प्लस लाइव आर, ठीक है, ये मिक्स किए। और दूसरा आरएनएज, तीसरा प्रोटीएज मतलब प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम। ये इसको मिक्स किया किसके, हीट किल्ड एस प्लस लाइव आर, मिक्स विद इसमें क्या था, चूहा जिंदा रह गया। ये जो एक्सपेरिमेंट किए थे हीट किल्ड एस प्लस लाइव आर, इसमें चूहा क्या हो गया था, जिंदा था, इसमें जिंदा था। लेकिन अगर ये एंजाइम मिक्स कर दिए तो उस चीज को वो डाइजेस्ट कर लेगा। अगर मान लिया डीएनए है तो डीएनए को डाइजेस्ट कर लेगा, आरएनए है तो आरएनए को डाइजेस्ट कर लेगा,
प्रोटीज है तो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लेगा। अगर मान लेते हैं प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है तो प्रोटीन को अगर डाइजेस्ट कर लिया तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा ट्रांसफॉर्मेशन, तो चूहा जिंदा रह जाएगा क्योंकि उसमें आर ही रहेगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी में बड़ा प्यारा लाइन है, डाइजेशन विद, इसमें लिविंग है, लिविंग लाइव, इसमें क्या हो गया, मर गया, डेड। इसमें भी क्या हो गया, डेड हो गया माइस। इसको जमीन के नीचे रख देते हैं। ठीक है, ये जमीन के नीचे है, समझ, यही चीज फॉलो कर रहे हैं हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन से। ठीक है, digestion with DNAs did inhibit the transformation, suggesting that DNA is transforming material. DNA is transforming, अभी डिसाइड नहीं हुआ कि जेनेटिक मटेरियल, DNA is transforming material। ठीक है, देखिए पहली बात हीट किल्ड एस और लाइव आर को मिला रहे हैं। इन जनरल में बात कर रहा हूं, अभी इंजाइम नहीं डाल रहे हैं। तो माइस क्या था, कन्वर्ट हो रहा था आरएस में। जब आरएस में कन्वर्ट हो रहा है तो वो वायरुलेंसी पैथोजेनेसिस शो करेगा। ठीक है, माइस मर गया। ठीक है, अगर मान लेते हैं जिस वजह से माइस मर रहा है उस चीज को हम लोग डिस्ट्रॉय कर दे, एक पल के लिए मानते हैं कि डीएनए जा रहा है ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल, अगर उस चीज को मार दे डीएनए डाल के, डीएनए मतलब क्या, डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम, तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। और अगर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ तो माइस जिंदा रह जाएगा। एक्सपेरिमेंट बताया था ना ट्रांसफॉर्मेशन वाला, जो कंक्लूजन था वो। ठीक है, इस समय माइस मर गया इस दोनों में, तो इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि डीएनए जो है वो ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल है। अब जो तीसरा एक्सपेरिमेंट है वो 1952 में आया, इसको कहते हैं हार्सी एंड चेंज एक्सपेरिमेंट। उन्होंने दो ऑर्गेनिज्म यूज किया, T2 बैक्टीरियोफेज, एक वायरस है, और दूसरा ई कोलाई, समझे। तो इसमें होता है इन्फ्लेक्शन, ब्लेंडिंग और सेंट्रीफ्यूगेशन। इसमें 3 प्रोसेस होता है, स्टेप होता है। इन्फेक्शन में क्या होता है कि T2 बैक्टीरियोफेज को अटैक करवाते हैं ई कोलाई सेल पे। ब्लेंडिंग में क्या होता है कि इसमें रिमूवल ऑफ वायरल पार्टिकल, जैसे मतलब मान लेते इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग, सेपरेशन, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग, सॉरी दिखाते हैं, मैं बताता हूँ आपको। ये T2 बैक्टीरियोफेज है, ये ई कोलाई है। इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग मतलब क्या, मिक्सर या ग्राइंडर में उसको एजिटेट कर दे। एजिटेट मतलब क्या, मिक्स करती है। ब्लेंडिंग मतलब क्या, रिमूवल ऑफ वायरल पार्टिकल। एंड सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब क्या, सेपरेशन ऑफ वायरल पार्टिकल। अब बताइए, तो इसमें रेडियो एक्टिविटी का यूज किया गया था। T2 बैक्टीरियोफेज को एक बार फास्फोरस से रेडियो एक्टिव किया गया और एक बार सल्फर से। सल्फर प्रेजेंट था प्रोटीन में और फास्फोरस प्रेजेंट था डीएनए में। तो जहां पे रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट हो, अगर मान लेते हैं सेल के अंदर रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट हो रहा है, सेल के अंदर जो गया वो जेनेटिक मटेरियल होगा। क्या सही बोल रहा हूँ ना, सेल के अंदर ही तो गया था ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल। वो जो हीट किल्ड एस से some properties present in heat killed as, and when it enters inside live R, it has the property to convert R into S. This process is known as transformation, and however this process didn't describe about what biochemical nature of transforming material। फिर उसके बाद यही बताया था, ये क्या बताया था, बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल। बायोकेमिकल सजेस्टिंग दैट डीएनए इज ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल। ये क्या है, ये क्या लाइन है, ये बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल का बात है। ठीक है, तो अगर अभी मैं थोड़ा जिक्र कर देते हैं। ठीक है, अब एक चीज बताइए, T2 बैक्टीरियोफेज, एक चीज बताइए, इसको मैं बताऊंगा
एक सीक्वेंस होता है बताने का, ठीक है। इसको मैं बताऊंगा कैसे, थोड़ा सा बायोमोलिक्यूल्स का जिक्र करूंगा, उससे क्या हो जाएगा आपको। जैसे मान लेते हैं डीएनए का स्ट्रक्चर पता है, तो डीएनए में फास्फोरस होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है, तो इससे ये पता चल जाएगा कि फास्फोरस डीएनए में होता है। और थोड़ा सा अमीनो एसिड के बारे में बता दूंगा कि अमीनो एसिड में सल्फर होता है। फिर उसके बाद जब मैं ये प्रोसेस पढ़ाऊंगा हर्षिज चीज का एक्सपेरिमेंट, तो आपको क्लियर होगा। उसके बाद इसको कहते हैं अनइक्विवोकल प्रूफ ऑफ जेनेटिक। अनइक्विवोकल मतलब कोई संदेह नहीं रह गया, अनइक्विवोकल प्रूफ ऑफ जेनेटिक मटेरियल, प्रूफ ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल किसको दिया जाता है, हर्षिज चीज को एक्सपेरिमेंट को, ठीक है। अगर आपका मेरा एफर्ट्स पसंद आ रहा है और अगर आपको ऐसे ही कुछ वीडियोस किसी टॉपिक पे देखने हैं तो कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।